हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये कॉम्प्लेक्स डेटा को एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करती हैं और साथ के साथ कंपनी की बिजनेस की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी हमें बताती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम जो भी डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन है उसको क्लासीफाई करते हैं सिंपल ग्रुप्स में और फिर उन ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल सके। ऐसा हम किस लिए करते हैं? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स हैं वो खुद से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती जब तक कि हम उनका किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी डेटा मेंशन है उसको हम कुछ सिंपल ग्रुप्स बनाते हैं और उनका फिर आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है? ये एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स के अंदर। फाइनेंशियल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स डेटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से सिंपल फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनमें आइटम्स को क्लासिफाई किया जाता है इन द कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स ताकि इन ग्रुप्स के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सको और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग ही फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट फीचर है टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा प्रेजेंट है उसको आप एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद उनको क्लासीफाई करोगे वेरियस आइटम्स को इन द कन्वीनियंट और रैशनल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने करंट एसेट्स का एक ग्रुप बना लिया, आपने करंट लायबिलिटीज का एक ग्रुप बना दिया। टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन्स। और फिर हम क्या करेंगे, इन ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं ताकि हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें। नाउ व्हाट आर द टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस हमेशा आउटसाइडर्स जो बिजनेस के हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। ये इन पार्टीज को जितने भी बिजनेस के इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं उसका एक्सेस नहीं होता है, यानी कि इनका एनालिसिस टोटली बेस्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट करता है पार्टी टू पार्टी और इनका जो एनालिसिस है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सप्लायर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो सप्लायर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि उनका जो पेमेंट है वो कंपनी या बिजनेस कितने टाइम पे कर पाएगा, यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। इसी तरीके से अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होगा कि अगर मैं इस बिजनेस को लोन देता हूं तो ये इसका रीपेमेंट कितने टाइम पीरियड में कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो फाइनेंशियल एबिलिटी है कि ये मेरी पेमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस वो पर्सन्स करते हैं जिनके पास डिटेल एक्सेस होता है इंटरनल रिकॉर्ड्स का, यानी कि इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशंस भी होती है। ये एनालिसिस मोस्टली एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस जो है वो करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट की हेल्प करना ताकि वो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है? इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी सालों के जो है वो रिव्यू किए जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सालों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के जो डेटा है उसको कंपेयर किया जाएगा। इन फिगर्स को साइड बाय साइड प्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स को कंपेयर करना चाहती हूँ तो सेल्स का मान लो 2022 का डेटा, देन 2023, इसी तरीके से 2024 का डेटा, इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है ये मोस्टली इंक्रीज और डिक्रीज बताती है कि जो फिगर है वो आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसको परसेंटेज फॉर्म में भी शो किया जाता है। इसको हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के डेटा को कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हमें बिजनेस के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का भी आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम सेल्स को कंपेयर कर रहे थे 3 ईयर्स की सेल्स को, तो यहाँ पे अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो उनके रीजंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन रीजंस की वजह से जो सेल है वो इस ईयर में इंक्रीज हुई है, या फिर किसी ईयर में अगर डिक्रीज हुई है तो वो भी रीजंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इंडिकेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है वर्टिकल एनालिसिस, जिसको स्टैटिक एनालिसिस भी बोला जाता है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल ईयर का लिया जाता है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर और फिर इसमें डिफरेंट डिवाइसेस के हेल्प से एनालिसिस की जाती है। जैसे रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम एनालाइज कर रहे हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम एस्टैब्लिश करते हैं वेरियस आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हैं उनके बीच में हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं सिंगल स्टेटमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर किया है सेल्स से, तो इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशनशिप कर रहे हो
तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सेल्स का 20% जो है वो प्रॉफिट है, तो ये क्या, ये एक वर्टिकल एनालिसिस से हमें पता लगा जहाँ पे हमने सेल्स के फिगर्स को प्रॉफिट के फिगर्स के साथ रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश किया है। इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है टू टोटल, एंड टोटल इज टेकन इक्वलेंट टू द 100। जो भी टोटल है उसको आप 100 के इक्वलेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट्स जो इस तरह के एनालिसिस में यूज की जाती हैं उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं। अब है कंपैरिजन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 अकाउंटिंग ईयर्स। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं। बट वर्टिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिया जाता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस क्या है, ये भी आपको प्रोवाइड करता है परसेंटेज फॉर्म के अंदर। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज भी बता रहा था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। देन थर्ड पॉइंट है, यूजुअली ये किस लिए यूज की जाती है, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस किस लिए यूज की जाती है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सेम आइटम्स को स्टडी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे, लेकिन वर्टिकल एनालिसिस क्या है, सेम टाइम पीरियड की डिफरेंट आइटम्स को आपस में कंपेयर करके या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके स्टडी करता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो एनालिसिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम बनाते हैं या फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस जो है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू की जाती है। इन दोनों में अगर किसी बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिक डिफरेंस यही है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स का जो डेटा है वो आप इंक्लूड करते हो, लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में हमेशा 1 ईयर का डेटा जो है वो लिया जाता है और एक आइटम को दूसरी आइटम के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके बाद है इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंट्रा फर्म एनालिसिस क्या है, इसमें कंपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। तो एक ही जो फाइनेंशियल फर्म है उसी का आप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन एक से ज़्यादा सालों के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 2023-24 के लिए आपने कंपैरिजन किया, तो ये क्या है, फर्म एक ही है लेकिन आपने 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के लिए इसका आपस में कंपैरिजन कर दिया, तो इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ट्रेंड देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स को कंपेयर किया या प्रॉफिट्स को आपने कंपेयर किया, एक साल के प्रॉफिट्स को दूसरे साल के प्रॉफिट्स के साथ। देन इंटरफर्म एनालिसिस। इंटरफर्म एनालिसिस क्या है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन करते हो आप सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो इस तरह के कंपैरिजन में जो ईयर है वो एक ही होता है। जैसे आपने 2024 की सेल्स का कंपैरिजन किया ए कंपनी का बी कंपनी के साथ, तो यहाँ पे ए बिजनेस का बी बिजनेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन आइटम आपने एक ही चूज की है एक ही साल की, तो इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ और प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा सालों के प्रॉफिट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपके बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। आप ये भी चेक कर सकते हो कि जितना कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखा है, क्या उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ये किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में या मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू मेजर द सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि हमारी बिजनेस के अंदर हमारी एबिलिटी कितनी है कि हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइम पे कर पाएंगे। तो इसके लिए लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज हमें ये बताती हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हम कितना क्विकली जैसे ही वो ड्यू होती है हम उनको पे कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि हमारी जो अमाउंट ड्यू होने वाली है क्या हम उसको टाइम पे कर पाएंगे, क्या इतना फंड हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक पर्पज और है, वो क्या है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोटेंशियल के बारे में पता लग जाता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि अगर हमें कोई न्यू मशीन परचेज करनी है या फिर कोई नया इक्विपमेंट हमें परचेज करना है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे बिजनेस के इंटरनल ही हम अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली अगर हम इंटरनली अरेंज नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारे पास हमारी इतनी रेपुटेशन है मार्केट में कि हम उन फंड्स को मार्केट से या एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज कर सकें। नेक्स्ट है टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स।
फाइनेंशियल एनालिसिस दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे सेल्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्सपेंसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी फर्म का दूसरे फर्म के साथ, वर्किंग कैपिटल, हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही है, दूसरी बिजनेस जो हमारे सेम टाइप के बिजनेस में है तो वो उसको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हम जितनी कैपिटल लगा के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, दूसरे बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने सफिशिएंट प्रॉफिट्स हम अर्न कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि हम अपने डिविडेंड को टाइम पे कर सकें, और क्या हम आगे फ्यूचर में अपने डिविडेंड को हायर रेट पे कर सकते हैं, मतलब हायर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम ज़्यादा डिविडेंड भी ऑफर कर सकते हैं। और एनालिसिस हमें ये भी बताती है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इंटरेस्ट के कितने गुना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 रुपीज़ इंटरेस्ट किसी को पे करना है और मेरी अर्निंग्स 40 रुपीज़ की है, तो मैं अपने इंटरेस्ट का 4 टाइम्स जो है वो अर्न कर रही हूँ, 4 गुना अर्न कर रही हूँ। तो एनालिसिस हमें हेल्प करती है कि हम अपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस। ट्रेंड ऑफ बिजनेस मतलब आपके जो आइटम्स हैं लाइक सेल्स है, प्रॉफिट्स है, प्रोडक्शन है, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा सालों के हम आपस में जब कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमें पता लगता है हमारा जो बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर सेल्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहे, तो हमें अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल एनालिसिस से हमें ये भी पता लगता है कि जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारी मैनेजमेंट ने बनाई है वो प्रॉपर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्चुअल रेशियोज को जब कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो वो हमें बताती है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं वो डिसीजंस सही है या नहीं है, यानी कि बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है उन डिसीजंस की वजह से। क्योंकि कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई रेशो हमारी एक्यूरेट नहीं आती है जो आइडल रेशो है उसके अकॉर्डिंग, तो इट मीन्स हमें वहाँ पे उस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को जितनी भी बिजनेस के अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके बारे में हमें पता लगता है, ताकि वो जो मैनेजमेंट है वो टाइम पे रेमेडी एक्शंस उन एरियाज के लिए ले सके, उन वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सके। अब है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहला है फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर इन्वेस्टर ये डिसाइड करना चाहता है कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो किस बेसिस पे करेगा कि क्या ये बिजनेस मुझे टाइम पे डिविडेंड देगा, क्या जितनी एक्सपेक्टेशंस मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट की या डिविडेंड की या रिटर्न की, उतना रिटर्न मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे मिल पाएगा। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करती है लेने में। देन फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजंस, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इस पर्सन को कितना जो क्रेडिट है वो ग्रांट करना चाहिए, मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर उसके पास फंड्स सफिशिएंट है या टाइमली प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, सेल्स ग्रो हो रही है, तो इट मीन्स हम उसको लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रही है, प्रॉफिट्स डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, पैसा ब्लॉक हो रखा है उसका ऑलरेडी लोन्स के अंदर, तो हमें क्या है वहाँ पे क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देन नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। बिजनेस कितना डिविडेंड जो अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करे, यानी कि कितना पोर्शन जो है प्रॉफिट का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो इस तरह के डिसीजंस लेने में भी फाइनेंशियल एनालिसिस हमारी हेल्प करती है। देन फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस किस ट्रेंड पे चल रहा है, कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है या सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फ्यूचर में फर्म की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितनी है। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं या फोरकास्टिंग है वो हम कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके। देन फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस लेने में भी हमारी हेल्प करती है। हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, तो इन चीज़ों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने वीक पॉइंट्स जो भी हैं बिजनेस में, वीक स्पॉट्स जितने भी हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं रेमेडियल एक्शंस लेके। नाउ पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहती है, मतलब उनको बेनिफिट होता है फाइनेंशियल एनालिसिस करके। सबसे पहला है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट इंटरेस्टेड हमेशा रहती है कि मेरे बिजनेस की सॉल्वेंसी कितनी है, प्रॉफिट्स मैं कितने अर्न कर रहा हूँ, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा आइडल है या नहीं है। तो इस तरह के जो एनालिसिस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स यानी कि जैसे शेयर होल्डर्स हैं तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई लोन दे रहा है बिजनेस को, तो वो लोग अपना पैसा जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, उसकी प्रोस्पैरिटी हो रही है नहीं हो रही है, क्या बिजनेस जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ऑफर करता है बिजनेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड होता है, तो इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो उसे फाइनेंशियल एनालिसिस से इजीली मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। इसी तरीके से क्रेडिटर्स भी दो तरीके के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो, दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस हमारा जो पैसा है वो कितना क्विकली रिटर्न कर पाएगा। और ये हमें कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल एनालिसिस करके। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो है वो मोस्टली करंट रेशियो और क्विक रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो वो डेब्ट इक्विटी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। देन फॉर द गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल एनालिसिस करती है जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए कि कितना जीएसटी या कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये बिजनेस कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस से मिल जाते हैं। प्राइस रेगुलेशन के लिए भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो ये भी इंटरेस्टेड रहेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस में। ये चेक करना चाहेंगे कि बिजनेस की सॉल्वेंसी कितनी है, ये क्या टाइम पे अपने पेमेंट्स कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। एम्प्लॉयज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में क्यों इंटरेस्टेड है? उससे उन्हें पता लगता है कि जो बिजनेस है वो कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, और प्रॉफिट से ही आइडिया होता है कि कितना बोनसेस जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है या बिजनेस ऑफर करने वाला है उनको, या फिर उनके वेजेस में या सैलरी में कितना इंक्रीज होना चाहिए। और ट्रेड यूनियंस के लिए भी ये बड़ा यूजफुल रहता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज जो है वेजेस के अंदर करा जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज जो है वो प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करती है, और इसी की हेल्प से फिर मार्केट प्राइस जो है किसी भी कंपनी के शेयर का वो डिसाइड किया जाता है। देन टैक्सेशन अथॉरिटीज भी इंटरेस्टेड रहती हैं जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। देन अदर पार्टीज में ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्टेड रहती हैं। देन रिसर्चर्स भी है, रिसर्चर्स जो है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को स्टडी करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, बिजनेस कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। नो डाउट फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो बहुत सारी पार्टीज को हेल्प करती है कि वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को चेक कर सके, बिजनेस की साउंडनेस को चेक कर सके कि फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, उसकी पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल एनालिसिस टोटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होती है। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की खुद की जो कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर वो लिमिटेशंस के साथ ही आपने एनालिसिस किया है तो आप वो जो लिमिटेशंस हैं वो आपके एनालिसिस पे भी इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो इनकम्प्लीट हैं तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी ऑथेंटिक नहीं होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है, तो उसका भी लिमिटेशन रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अननेसेसरीली जो हाइक है वो करके दिखाई जाती है, पोजीशन बेटर दिखाई जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है वो भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। देन नेक्स्ट है डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस ऑफ इन प्राइस लेवल। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे की जाती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो इट मीन्स इसमें आप प्राइस लेवल चेंजेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर दो फर्म्स ने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑप्ट की हुई हैं तो इट मीन्स उन दोनों का कंपैरिजन जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा, तो वो ट्रू जो कंपैरिजन है वो शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर
किसी ने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंट मेथड्स लिए हैं, या फिर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एक ने रिटन डाउन मेथड लिया है, दूसरी कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ किया है, तो इन केसेस में उनका कंपैरिजन जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। देन इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट, तो जो भी एनालिस्ट है उसकी पर्सनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन्स को ड्रॉ किए जाते हैं। तो जो कंक्लूजन्स है वो टोटली डिपेंड करते हैं कि पर्सन उस सिचुएशन को या उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करता है, और जो पर्सन है वो कई बार बायस भी होता है किसी चीज़ को लेके, तो उस केसेस में भी जो कंक्लूजन्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। अगर आप दो पर्सन्स को सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके एनालिसिस लिखने के लिए कहेंगे तो डेफिनेटली दोनों के जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होंगे। देन डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग में भी डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो टोटली पास्ट इवेंट के ऊपर बेस्ड होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट उसके अंदर कंसिडर होता है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चेंजेस जो है वो प्रोडक्ट के डिमांड में होते रहते हैं, फर्म पॉलिसीज चेंज करती रहती है, कंपटीशन जो है कंपटीशन का लेवल चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं, तो कई बार क्या है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, या बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है या ख़राब हो गई है, कॉर्डियल रिलेशनशिप कैसा है मैनेजमेंट का और लेबर का बीच में, देन फर्म कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, जो कस्टमर्स बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो इस तरह की बहुत सी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो एनालिसिस को अफेक्ट करती है। द नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप सिंगल ईयर का कंपैरिजन मतलब कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, सिंगल ईयर यानी कि वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे कुछ ही कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं, और एक आपने कोई डेटा कंपेयर किया दूसरे आइटम के साथ, जैसे आपने सेल्स को कंपेयर किया प्रॉफिट के साथ, तो ये सिर्फ एक ही कंक्लूजन आपको दे सकता है, एक से ज़्यादा कंक्लूजन्स आप एक एनालिसिस से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।